Welcome on my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने स्टडी कोचिंग सेंटर बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आया हूं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने टेंस के अलग अलग वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेंस के लिंक को ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं और एक अच्छी नॉलेज आप टेंस के अबाउट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्यकाल। दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कार्य जारी रहता है, चाहे वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। प्रेजेंट रहता है तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ही जो वर्क होता है वो स्टार्टिंग रहता है, और पास्ट टेंस की बात तो जब आती है तो बीते हुए समय में काम स्टार्ट रहता है, और फ्यूचर टेंस की बात जब आती है तो आने वाले समय में जो कार्य होगा, जो वर्क होगा वो स्टार्ट रहेगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनीसन क्या होती है इसके अबाउट हम समझते हैं। जैसा कि मैं आपको नोटबुक के माध्यम से बता रहा हूँ। डिफिनीसन में आप देख रहे हैं, लिखा है इस टेंस में कोई भी कार्य भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। जी हाँ, इस टेंस में कोई भी कार्य जो होता है वो भविष्य में यानी आने वाले समय में, उस समय में कार्य जारी रहने का बोध होता है। यानी जब वो समय आएगा तो कोई भी कार्य उस समय जारी रहेगा, यानी कार्य हमारा होता रहेगा। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि आप पहचान की हेडिंग देख रहे हैं, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहेंगे, रहेगी आदि शब्द आते हैं। जी हाँ, जब भी आपको रहा होगा, रही होगी या रहेंगे, रहेगी ऐसे वर्ड आपको किसी हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना है कि वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हाँ, तो ये हो गया हमारा पहचान। अब इसमें रूल कौन से हम फॉलो करते हैं, रूल को समझ लेते हैं। रूल में आप देख रहे हैं, इसमें ही, सी, इट, नेम, दे, यू के साथ सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, तथा आई या वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब भी हमारा फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें हम ओनली आई और वी के साथ केवल हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट हमारे होते हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर में होगा या प्लूरल नंबर में होगा, दोनों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी होगा वहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम ing का भी प्रयोग करते हैं। तो ये था, हो गया रूल हमारा। अब हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का ढांचा होता है या एक प्रकार का हम नियम बनाते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हमको अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लिखना है जो हमारा सेंटेंस में रहेगा, यानी जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल और सेल। हमने आपको बताया कि आई और वी के साथ ओनली सेल लगेगा, और बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, यानी विल बी और सेल बी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आपको बताया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है मैं चाय पी रहा हूँगा। अब यहाँ पे देखिए आपको वाक्य के अंत में मिल रहा है रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे। तो उसमें से आपको कुछ वर्ड मिल रहे हैं, रहा हूँगा एक वर्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
तो इसको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पे जो काम कर रहा है वो हमारा है मैं, तो मैं के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आई। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हम आई और वी के साथ केवल विल का प्रयोग सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी अदर के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल, और सेल के साथ हमको यूज करना है इसमें बी, यानी आई सेल बी। अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जो काम हो रहा है वो पीने का हो रहा है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम कभी भी चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो उसके लिए हम ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे। चाय पीने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए हम यहाँ पे टेक का यूज करेंगे। टेक आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ पे टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, तो ई को हटा करके हम आईएनजी जोड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ई को हटा दिया तब आईएनजी जोड़ा है, तो ये हो गया टेकिंग टी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं लिखा है वह नदी में स्नान कर रहा होगा, यानी ये जो वर्क है वो आने वाले टाइम की बात कर रहा है कि जब मैं उसको देखूंगा तो वो नदी में स्नान कर रहा होगा। तो यहाँ पे अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह, तो वह के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ही के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे विल, ही के साथ हमने यहाँ पे विल यूज किया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बी, ही विल बी। बेथ मतलब स्नान करना, BATH के साथ हम जोड़ देंगे ING हो जाएगा, बाथिंग हो जाएगा। कहाँ पे स्नान कर रहा है, इन रिवर, लास्ट में फुल स्टॉप। ही विल बाथिंग इन रिवर, वह नदी में स्नान कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है तुम स्कूल में गाना गा रही होगी। अब यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग है या कोई लड़की या कोई औरत है वो स्कूल में गाना गा रही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो सब्जेक्ट है वो है तुम, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू के साथ हम यूज करेंगे विल, यू विल बी। अब यहाँ पे जो वर्ब हो रहा है जो काम कर रहा है वो गाने का हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंग, मतलब गाना होता है, तो सिंग के साथ में हम IN जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या गा रही है, गाना गा रही है, गीत गा रही है। कहाँ पे गा रही है, इन द स्कूल, इन द स्कूल SCHOOL, इन द स्कूल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको आगे दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको फिर भी नहीं समझ आता तो हमें कमेंट करिएगा। आपको जो चीज़ें नहीं समझ आती है मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊँगा। देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को हम सेम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही ट्रांसलेट करते हैं, बस इसमें जो होता है थोड़ी सी चेंजिंग होती है। इसमें एक आपको नया वर्ड मिल जाता है, नहीं शब्द मिल जाता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में या हिंदी सेंटेंस में या इंग्लिश सेंटेंस में नहीं या नॉट मिल जाता है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब किस तरीके से हम नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का यूज करना है। विल सेल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सेम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वहाँ पे विल के बाद नॉट लगा तब उसके बाद हम यहाँ पे बी का यूज करेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों आप स्ट्रक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आने वाले समय में या आप जब भी कहीं पे पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे आप पढ़ा रहे हो या आपकी फैमिली में आप छोटे छोटे बच्चे आप उनको पढ़ा रहे हो, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करिए और जो रूल है वो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। तो चलिए हम दूसरा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया है वे कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वे कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दे। अब दे के साथ हमने बताया आपको विल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल, दे विल। अब यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आ गया है तो हमको यहाँ पे नॉट का यूज कर देना है, दे विल नॉट। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। काम यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड के साथ में हम जोड़ देंगे ING बी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, रीडिंग बुक इन रूम,
ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी दे विल नॉट बी रीडिंग बुक इन द रूम, वे कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, बस थोड़ी सी यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसलिए मैं आप लोग सॉरी बोलता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, हम तालाब में मछली नहीं पकड़ रहे होंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट हमारा है हम, तो यहाँ पे हम के लिए यूज करेंगे वी। अब देखिए वी के साथ जो हेल्पिंग यूज करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे शैल। वी शैल नॉट बी। अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कैच मतलब पकड़ना होता है, CATCH के साथ हम जोड़ देंगे ING। कैचिंग, क्या पकड़ रहा है, फिश, FISH, कहाँ पे, इन पॉन्ड। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी। तो हम आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए क्या होता है, इसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको सारी वीडियो में बताया हुआ है, तो फिलहाल इस वीडियो में भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए जो होता है, जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो वाक्य के सबसे पहले यूज़ किया जाता हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में लिखते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के सबसे पहले होता है तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का योग पहले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल और शैल। उसके बाद सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो यूज करेंगे और नहीं रहेगा तो नॉट यूज नहीं करेंगे। बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसा कि लिखा गया पहला एग्जाम्पल, क्या चंद्रमा आकाश में चमक रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, कितने, तो उसमें से देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो मैच कर रहा है, वो है क्या। तो यहाँ पे देखिए वो वाक्य के सबसे पहले है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले यूज करना है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा जो काम कर रहा है, यानी चमकने का काम हो रहा है, पर क्या चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा चंद्रमा है, तो यहाँ चंद्रमा के साथ हम यूज करेंगे विल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे विल, विल हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम लगाएंगे मून, विल मून। अब देखिए यहाँ पे ना ही शब्द नहीं है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बी, नॉट को हटा देंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो काम हो रहा है यहाँ पे चमकने का काम हो रहा है, तो साइन मतलब चमकना, SHIN के साथ हम ING जोड़ देंगे, यहाँ पे साइनिंग हो जाएगा। कहाँ पे चमक रहा है, इन द स्काई, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा बहुत ही कंपलसरी है, चाहे वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड होगा, चाहे वो हिंदी का ट्रांसलेट होगा या इंग्लिश का ट्रांसलेट होगा, जब भी उसमें क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हमारा बहुत ही कंपलसरी है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है क्यों मछलियाँ तालाब में नहीं तैर रही होंगी, क्यों मछलियाँ तालाब में नहीं तैर रही होंगी। तो यहाँ भी देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या हो, ये भी वाक्य के सबसे पहले यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मछलियाँ हैं, तैरने का काम मछलियाँ कर रही हैं, तो मछलियों के साथ भी हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाया विल फिश, FISH। अब यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आ गया, यानी नहीं तैर रही होंगी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ किया नॉट, नॉट के बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया बी, विल फिश नॉट बी। अब यहाँ पे जो वर्ब हो रहा है वो तैरना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्विम मतलब तैरना, SWIM, स्विम मीन्स तैरना। स्विम के साथ में हम ING जोड़ देंगे, स्विमिंग इन पॉन्ड, POND, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया विल फिश नॉट बी स्विमिंग इन द पॉन्ड, क्यों मछलियाँ तालाब में नहीं तैर रही होंगी। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कैसे तुम मंदिर में दीपक जला रहे होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कैसे। तो हम यहाँ पे कैसे के लिए सबसे पहले यूज करेंगे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे, विल
यू। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पे हम ओनली बी का यूज करेंगे। विल यू बी। अब यहाँ पे अगर हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के हम लिट का यूज करते हैं, लिटिंग हो जाएगा। लिटिंग लैम्प, LAMP, लैम्प इन टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जब भी हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के लिए हम लिट का यूज करते हैं, और किसी अन्य जगह हम आग जलाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग जलाते हैं वहाँ पे हम बर्न का यूज करते हैं, यानी जलाने की वहाँ पे दूसरी इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन दीपक जलाने के लिए हम यहाँ पे लिट का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। अब हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। अब आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का पार्ट क्या होता है, इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, मैं आपको बता देते हैं। जब भी हमारे प्रश्नवाचक जो वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर वो वाक्य के बीच में यूज किए जाते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट में यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम है कि सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और सेम हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के जैसे इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर्स में। आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे हमको यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसकी इंग्लिश हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा करता रहेगा, नॉट रहेगा तो यूज करेंगे, नॉट नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। वी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करने चल रहे हैं। आप देखिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है, राम क्यों बाजार में सब्जी खरीद रहे होंगे। राम क्यों बाजार में सब्जी खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा है क्यों। तो हमको सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखना है। जैसा कि क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। अब वाई के बाद सब्जेक्ट को वर्डिंग हमको यहाँ पे हेल्प में यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम कोई नेम होता है तो हमने आपको बताया कि वहाँ पे ही सी इट नेम के साथ हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा राम। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस नहीं, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नहीं, ओनली नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम ओनली बी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो काम हो रहा है, जो वर्ब है हमारा, वो खरीदने का काम हो रहा है। तो बाई मीन्स खरीदना होता है, BUY होता है। बाई के साथ में हम ING को ऐड करेंगे, बाइंग हो जाएगा। क्या खरीद रहा है, बाइंग वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल कहाँ खरीद रहा है, इन मार्केट, इन मार्केट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारा हो गया वाई विल राम बी बाइंग वेजिटेबल इन मार्केट। राम क्यों बाजार में सब्जी खरीद रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम करने चल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, लिखा गया है, वे क्या मंदिर में रामायण पढ़ रहे होंगे। वे क्या मंदिर में रामायण पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा है क्या। तो सबसे पहले हमको क्या की इंग्लिश लिखना है। क्या की जो इंग्लिश होती है वो होती है वाट। वाट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वे के साथ हम यूज करेंगे विल। तो और इसके बाद सब्जेक्ट हमारा जो है वो है दे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस ये भी नहीं है तो यहाँ पे हम बी का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो काम कर रहा है वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो अब देखिए क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी हम कोई धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम रीड नहीं लगाते, वहाँ पे हम रिसाइडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम रिसाइडर का यूज़ करेंगे, RESIDER के साथ हम ING उठ के रिसाइडरिंग हो जाएगा। क्या पढ़ा, रामायण, रिसाइडिंग रामायण इन टेम्पल, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम रीड का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा रामायण होगा, गीता होगा, कुरान होगा, बाइबिल होगा,
या ऐसी भी कोई भी छोटी मोटी किताबें होंगी जो हमारे धार्मिक में आती होंगी, वो उस रिलीजियस बुक्स होंगे, वहाँ पर हम डिसाइडर का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। अब तीसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, तीसरा एग्जांपल लिखा है, हम कैसे गांव में नहीं रह रहे होंगे, हम कैसे गांव में नहीं रह रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कैसे। तो सबसे पहले हमको कैसे की इंग्लिश लिखना है। जो कैसे की इंग्लिश होती है दोस्तों वो होता है हाउ। हाउ यहाँ पे अब देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है वो है हम। तो हम के साथ हमने आपको बताया कि सेल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट हाउ सेल वी। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आ गया है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम नहीं के लिए जो है हम पहले हम देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद बी का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे बी का यूज किया। और जो काम हो रहा है वो रहने का काम हो रहा है, यानी किसी प्लेस पर रहना है, तो लिव मतलब रहना होता है, LIV होता है। जब इसमें हम ING को ऐड करेंगे तो को हम I में बदल देंगे, तो यहाँ पे लिविंग हो जाएगा। हाउ शैल वी नॉट बी लिविंग इन विलेज, VILLAGE, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का तीसरा एग्जांपल। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का ट्रांसलेट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करिएगा, या आपको जहाँ भी नहीं सुना था वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए आप। और अगर वीडियो को जो हमने YouTube पर अपलोड किया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को ओपन करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।